गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं बीके शुक्ला इरा वर्ड के प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हमारा यूपी स्पेशल की क्लास स्टार्ट हो रही है दोस्तों। और आज से हम यूपी स्पेशल की क्लास पे कल हमने पहले क्लास में हमने आपसे बात किया था कि यूपी स्पेशल में आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे, किस तरह से धीरे धीरे हम पूरे यूपी स्पेशल को कवर करेंगे दोस्तों। और मित्रों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हमारा पहला क्लास है और हम शुरू में इतिहास से स्टार्ट करेंगे कि उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक विवरण क्या रहा है या उत्तर प्रदेश का इतिहास क्या रहा है दोस्तों। आज हम वहां से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो आज हमारा पहला क्लास है मित्रों। अब देखिए, हम चलते हैं, हम आपके साथ रन करते हैं दोस्तों। जोश और उत्साह को बनाए रखें और लक्ष्य तरफ अग्रसर होते रहे मित्रों। और हमारी यह कामना है, हमारी यह मेहनत है, हमारा यह आपके लिए सपोर्ट है दोस्तों कि आप लक्ष्य के नज़दीक पहुंचते जाएं और एक दिन अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें मित्रों। तो आइए दोस्तों, चलते हैं, हम शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश का इतिहास। उत्तर प्रदेश का इतिहास। उत्तर प्रदेश का इतिहास। उत्तर प्रदेश का इतिहास शुरू करते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश का इतिहास, आप जानते हैं, इतिहास चाहे उत्तर प्रदेश का हो चाहे भारत का हो मित्रों, तीन भागों में इतिहासकारों ने उसको तीन भागों में बांटा हुआ है मित्रों। तो वो तीन भाग कौन कौन से हैं दोस्तों? वो तीन भाग हमारे कौन कौन से हैं मित्रों? तो हम देखते हैं कि वो तीन भाग हमारे कौन कौन से हैं मित्रों। वो तीन भाग हमारे कौन कौन से हैं मित्रों? तो उन तीनों भागों पर भी हम उत्तर प्रदेश को भी देखेंगे दोस्तों। तो पहला भाग हम देखेंगे प्राचीन काल। प्राचीन काल। प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश किस स्थिति में था, किस अवस्था में था और क्या क्या हुआ, इसके बारे में देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों मध्यकाल। मध्यकाल देखेंगे दोस्तों। और मध्यकाल के बाद हम देखेंगे आधुनिक उत्तर प्रदेश का इतिहास। आधुनिक काल। आधुनिक काल देखेंगे दोस्तों। इसके बाद हम देखेंगे आधुनिक काल उत्तर प्रदेश का कैसा रहा है मित्रों। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों, हम शुरुआत करेंगे दोस्तों कि प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश का इतिहास क्या रहा है मित्रों। प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश का इतिहास कैसा रहा है मित्रों, हम इसकी बात करेंगे दोस्तों कि प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश का इतिहास क्या रहा है दोस्तों। प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश का इतिहास क्या रहा है दोस्तों, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। प्राचीन काल में इतिहास क्या रहा है मित्रों। प्राचीन काल। तो दोस्तों, आपको पता है कि प्राचीन काल में को भी कई खंडों में विभाजित किया गया है। प्राचीन काल को भी कई खंडों में विभाजित किया दोस्तों। तो प्राचीन काल में कौन कौन से खंड शामिल है मित्रों? तो प्राचीन काल में आप देखेंगे पाषाण काल, आप देखेंगे मित्रों पाषाण काल। पाषाण काल जिसको इंग्लिश से कहते हैं स्टोन एज, पाषाण काल है। पाषाण काल से जब आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो आपको मिलेगा सैंधव सभ्यता। सैंधव सभ्यता। सैंधव सभ्यता मिलेगा। सैंधव सभ्यता से आप आगे चलेंगे दोस्तों तो आगे आपको क्या मिलेगा? वैदिक काल मिलेगा दोस्तों। आगे आपको क्या मिलेगा? वैदिक काल मिलेगा दोस्तों। और जब आप वैदिक काल से आगे बढ़ेंगे मित्रों, वैदिक काल से आगे आपको देखिए, वैदिक काल से आगे आपको क्या क्या मिलेगा? वैदिक काल से आगे आपको बौद्ध और जैन काल।
बौद्ध और जैन काल आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। बौद्ध और जैन काल के बाद आप आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो आपको मौर्य काल मिलेगा दोस्तों। मौर्य काल, मौर्य काल, फिर मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्त काल, आगे गुप्तोत्तर काल, गुप्तोत्तर काल, और गुप्तोत्तर काल के बाद आपको आगे क्या मिलेगा? गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर के काल के बाद ही आप राजपूत काल देख सकते हो, राजपूत काल। और राजपूत काल को जो है मिक्स करके, मिक्स है वो, कुछ उसमें मध्य काल का भी एक छोटा बहुत घटनाएं मिल जाती हैं। राजपूत काल से ही मध्यकाल की एक्चुअल में थोड़ा बहुत शुरुआत तो हो ही जाती है दोस्तों। तो इतना चीजें हमें जो है देखना है उत्तर प्रदेश में। जो ये प्राचीन काल की जो ये बटे हुए जो पार्ट हैं कि प्राचीन काल की जो घटनाएं हैं उत्तर प्रदेश में इनका क्या मतलब, उत्तर प्रदेश में से कैसे इनसे प्रभावित रहा और उत्तर प्रदेश में क्या क्या घटनाएं हुई इस काल से संबंधित, हमको ये देखना है दोस्तों। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पाषाण काल से, स्टार्ट करेंगे मित्रों। तो हम आप अब आगे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश में पाषाण काल मित्रों। स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश में पाषाण काल मित्रों। उत्तर प्रदेश में पाषाण काल स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश में पाषाण काल। उत्तर प्रदेश में पाषाण काल मित्रों, इसको हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में पाषाण काल से क्या व्यवस्था रही है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो पाषाणकालीन स्थल है वो मुख्यतः हमारे 2-3 जगह पाए गए हैं। मुख्यतः जो पाषाणकालीन स्थल हमारे पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में, वो एक तो बेलन घाटी में पाए गए हैं, बेलन नदी घाटी में, यहां से हमको साक्ष्य मिला है बेलन नदी घाटी से। और इसके बाद मध्य गंगा घाटी से हमको साक्ष्य मिला है, बेलन घाटी, मध्य गंगा घाटी और विंध्यन क्षेत्र से। और कहां से मिला है दोस्तों? विंध्यन, विंध्यन क्षेत्र से। यहां से हमको जो है पाषाणकालीन साक्ष्य हमारे उत्तर प्रदेश के पाषाणकालीन साक्ष्य देखने को हमको मिलते हैं दोस्तों। अब पाषाण काल को भी मित्रों, पाषाण काल को भी 3 खंडों में विभाजित किया गया है दोस्तों। मेन 3 पार्टों में, 3 भागों में विभाजित किया गया है पाषाण काल को भी दोस्तों। तो पाषाण काल को जो 3 भाग हैं दोस्तों, पाषाण काल के जो 3 भाग हैं मित्रों, उनको 3 भागों में विभाजित किया है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं दोस्तों? पूरा पाषाण काल, कौन है दोस्तों? पूरा पाषाण काल या पूर्व पाषाण काल, पूरा भी बोलते हैं और पूर्व भी बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। पूरा पाषाण काल या पूर्व पाषाण काल मित्रों, पूरा पाषाण काल या पूर्व पाषाण काल मित्रों। दूसरा क्या है मित्रों? मध्य पाषाण काल। दूसरा है दोस्तों मध्य पाषाण काल, दूसरा है दोस्तों मध्य पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल। और तीसरा पार्ट जो है आपका दोस्तों वो क्या है? नव पाषाण काल। तीसरा आपका दोस्तों नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो अब चूंकि इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो पूरी तरह से हम बात करते हैं कि पूरा पाषाण काल में मनुष्य किस स्थिति में था, मध्य पाषाण काल में किस स्थिति में था, नव पाषाण में आके किस स्थिति में आया। तो आप देखते हैं मित्रों पूरा पाषाण काल में मनुष्य पूर्ण रूपेण क्या था? एक जनजाति था, मतलब एक घुमंतु प्राणी था और जगह जगह घूमता था, जहां भोजन पाता था खाता था और सो जाता था। इसके बाद उसके दिमाग में आया, विचार में आया कि हमको कहीं रहना चाहिए। पूरा पाषाण में तो वो घूमता था, खाता पीता था, सो जाता था, जहां जगह पाता था पेड़ों पे रह जाता था, पेड़ों पे रहने की प्रथा थी। इसके बाद उसके दिमाग में आता है कि दोस्तों क्यों ना हम अपने लिए सुरक्षित उसको जब
और जानवरों से और लोगों से खतरा महसूस होने लगा, तो अपने लिए वो सुरक्षित घर की तलाश करने लगा। जब सुरक्षित घर की तलाश करने लगा तो उसने क्या खोजा, गुफा खोजा और गर्त आवास भी बनाना शुरू कर दिया मित्रों। गुफा और गर्त आवास बनाना शुरू कर दिया मित्रों। गुफा गर्त आवास बनाना शुरू कर दिया। अब आगे क्या होता है, जैसे जैसे मध्य पाषाण काल इंड की ओर बढ़ रहा था, तो मध्य पाषाण काल में अचानक क्या होता है कि पत्थर, ये अपने शिकार के लिए पत्थरों का औजार बनाया करते थे। अब पत्थरों का औजार बनाते समय, पत्थर घिसते समय उसमें से चिंगारी निकली, और वह चिंगारी निकली, उससे जंगल में लग गई आग। और जब जंगल में आग लगी तो वहाँ पे जो जानवर थे वो जल गए। अब जल गए तो उसको इन्होंने, जो जानवर थे और जो वहाँ पे वनस्पतियाँ थीं वो दोनों जल गई, तो उन्होंने जानवरों को भी जला हुआ खाया, वनस्पतियों को खाया, तो इनको लगा ये तो अच्छा है, स्वादिष्ट है। तो जब इनको स्वादिष्ट मालूम चला तो वहां से इन्होंने अग्नि का यूज शुरू किया मित्रों। अग्नि का, आग का आविष्कार होता है, अग्नि का यूज उन्होंने शुरू कर दिया दोस्तों। अग्नि का यूज शुरू किया और धीरे धीरे अब ये खाने पीने की चीजों में शौकीन होना शुरू हो गए दोस्तों। अब जब अग्नि का यूज शुरू कर दिया, इधर जब उनको जला बुना कुछ जंगली वनस्पति, कुछ आपके जौ टाइप की चीजें मिली जिसको इन्होंने खाया, तो इनको लगा कि इसकी उपज भी हमें करनी चाहिए। और इसके साथ ही इन्होंने, अब यहाँ पे जैसे ही पहुँचते हैं कि इनको दिमाग में आया कि हमें भी इसको उपजाना चाहिए, तो यहाँ पे कृषि और पशुपालन ये शुरू कर देते हैं दोस्तों। नवपाषाण में आके कृषि और पशुपालन ये शुरू कर देते हैं दोस्तों। कृषि और पशुपालन ये शुरू कर देते हैं दोस्तों। तो इनका जो कालक्रम था, इनका जो प्रोसेस था, इनका जो कालक्रम था, इन्हीं तीनों कालक्रम के साक्ष्य जहां जहां मिलते हैं, इन्हीं तीनों कार्यक्रम, इनके कालखंडों में जो इनके बनाए गए थे, जो वस्तुएं बनाते थे, जो औजारें बनाते थे पत्थर के, उसके बेस पे ही ये काल, इस कालों को डिसाइड, इतिहासकारों ने इनको भागों में, 3 भागों में बांटा है मित्रों। बांटने का तात्पर्य यही था कि क्या क्या, कैसे कैसे ह्यूमन का विकास हुआ, मनुष्यों ने अपनी विकास कैसे की दोस्तों। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमारे उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ से साक्ष्य मिले हैं हमारे उत्तर प्रदेश से, इसके बारे में हम बखूबी जानेंगे दोस्तों। क्योंकि एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और उत्तर प्रदेश के जो स्थल हैं, जो स्थान हैं, उनके बारे में प्रत्येक एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है दोस्तों। तो मित्रों आइए हम बढ़ते हैं और बात करेंगे पूरा पाषाण काल या पूर्व पाषाण काल में से संबंधित उत्तर प्रदेश के स्थल कौन कौन से हैं दोस्तों। तो हम देखते हैं कि पूर्व पाषाण काल की बात करेंगे मित्रों। हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और बात करते हैं पूर्व पाषाण काल या पूरा पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल की बात करते हैं, और उत्तर प्रदेश में पूर्व पाषाण काल से संबंधित उत्तर प्रदेश में स्थल कौन कौन से हैं और कहां से क्या मिला, उसके बारे में हम जानकारी देते हैं। तो उत्तर प्रदेश में पूर्व पाषाण काल से संबंधित 3 जिले हैं दोस्तों। 3 जिलों से साक्ष्य मिला है उत्तर प्रदेश में, 3 जिलों से इसके साक्ष्य मिला है। एक साक्ष्य इसको मिला है बेलन घाटी से। पहला साक्ष्य इसको जो मिला है दोस्तों, वो मिला है बेलन घाटी से, और बेलन घाटी से वो भी कहां से मिला है दोस्तों, प्रयागराज से। प्रयागराज से ये साक्ष्य मिला है दोस्तों। और दूसरा साक्ष्य मित्रों इसको कहां से मिला है, दूसरा साक्ष्य इसको मिला है आपको सोनभद्र से मिला है दोस्तों। कहां से मिला है दोस्तों, सोनभद्र से मिला है। और तीसरा साक्ष्य इसको मिला है चकिया, जो चंदौली जिला में जगह है दोस्तों। चकिया, चकिया जो चंदौली जिला में पड़ता है दोस्तों। चंदौली जिले में जो चकिया पड़ता है, यहां से पूरा पूर्व पाषाण काल से संबंधित उत्तर प्रदेश में 3 जगह से साक्ष्य मिले हुए हैं दोस्तों। अब देखिए यहां से तो छोटे मोटे साक्ष्य आपको मिले हैं,
यहाँ से बहुत ज़्यादा साक्ष्य नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे जो बेलन घाटी है, जो प्रयागराज में बेलन घाटी, प्रयागराज से संबंधित जो बेलन घाटी है, बेलन घाटी अब बेलन नदी है बेटा, इस समय भी बेलन नदी है। देखिए बेलन नदी क्या है, ये टोंस नदी की सहायक है। थोड़ा इसके बारे में भी बता दें, नहीं तो बेलन घाटी आप सुनते हैं, अब समझिए बेलन क्या है। अरे बेलन नदी है, बेलन वो बेलना नहीं है रोटी बनाने वाला, कि आप उसको समझ लो, बेलन नदी है। तो बेलन नदी किसकी सहायक है, टोंस नदी की सहायक है। किसकी सहायक है भाई, ये टोंस नदी की सहायक है। और टोंस नदी किस में जाके मिल जाती है, टोंस नदी गंगा में मिल जाती है। टोंस नदी गंगा में मिल जाती है, मेजा से निकलते हुए गंगा में मिल जाती है टोंस नदी। अब ये जो बेलन नदी है दोस्तों, ये 3 जिलों को कवर करती है। उत्तर प्रदेश के 3 जिलों को बेलन नदी ये कवर करती है। वो तो कौन कौन से जिले हैं जिसको ये कवर करती है, तो आप देखेंगे 3 वो जिले कौन कौन से। सोनभद्र से निकलती है, फिर इसके बाद मिर्जापुर एक जगह है ड्रमंडगंज, वहां से क्रॉस करती है और क्रॉस करते हुए सीधे कहां तक आती है, प्रयागराज जिले तक आती है। प्रयागराज जिले कोरांव होते हुए, कोरांव तहसील है प्रयागराज की, वहां से होते हुए प्रयाग जिला, 3 जिलों के नदी कवर करती है। और इन्हीं के घाटियों में, जो प्रयागराज में जो स्थान है, उन्हीं घाटियों में हमको 2 इंपॉर्टेंट जगह मिले। पूर्व पाषाण काल से संबंधित 2 इंपॉर्टेंट जगह मिल जाते हैं। तो वो 2 इंपॉर्टेंट जगह कौन कौन से हैं, वो 2 इंपॉर्टेंट जगह हैं दोस्तों। पहला हम बोलते हैं लोहदा नाला। पहला जगह दोस्तों हमको मिलता है लोहदा नाला। और दूसरा मुख्य जगह, आप जानते हैं ये क्वेश्चन बार बार हर जगह लोहदा नाला और चौपानी मांडो के बारे में आपको प्रत्येक एग्जाम में, चाहे पीसीएस हो चाहे छोटे मोटे एग्जाम हो, आपको देखने को मिल ही जाता है कि यहाँ से क्या मिला और चौपानी मांडो से क्या मिला। या जगह पूछ सकता है कि है कहाँ, ये पाषाणकालीन स्थल है कहाँ, तो लोहदा नाला और दूसरा है आपका चौपानी मांडो। ये 2 स्थल हैं दोस्तों जो पूर्व पाषाण काल से संबंधित हैं अपने उत्तर प्रदेश में, लोहदा नाला और चौपानी मांडो मित्रों। तो लोहदा नाला से आपको पता है, बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है, लोहदा नाला से सबसे प्रमुख जो साक्ष्य मिला है वो क्या मिला है, हड्डी निर्मित स्त्री की मूर्ति मिली है दोस्तों। तो हड्डी निर्मित स्त्री की मूर्ति मिली है दोस्तों, हड्डी निर्मित स्त्री की मूर्ति मिली है दोस्तों, हड्डी निर्मित स्त्री की मूर्ति मिली दोस्तों, हड्डी निर्मित स्त्री की मूर्ति मिली है। मेन इसमें यही क्वेश्चन आता है, बार बार आपसे पूछा जाता है दोस्तों। तो हड्डी निर्मित स्त्री की लोहदा नाला से मूर्ति मिली है। सेकंड हम आगे बढ़ते हैं चौपानी मांडो मित्रों। तो चौपानी मांडो को आप देखेंगे, चौपानी मांडो से मित्रों कुछ हमें पत्थर के टुकड़े मिले हैं, उस समय के कुछ पत्थर के टुकड़ों की बनी हुई वस्तुएं मिले हैं। साथ ही हमको बकरी और भेड़ों की हड्डियां मिली हैं। सबसे प्रमुख बकरी और भेड़ों की हड्डियां मिली हैं, हड्डियां भी चौपानी मांडो से मिली है दोस्तों। और चौपानी मांडो का एक विशेषता और है, ये पाषाण काल के 3 कालों से संबंधित है। पाषाण काल के 3 कालों का प्रतिनिधित्व करता है दोस्तों, 3 कालों का प्रतिनिधित्व करता है, ये प्रतिनिधित्व करता है 3 कालों का दोस्तों। ये रहा पूर्व पाषाण काल से संबंधित उत्तर प्रदेश में क्या है, कहां से साक्ष्य हमको मिला है दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि मध्य मध्य पाषाण काल में आप देखेंगे प्रतापगढ़ में 3 स्थानों के बारे में हम बात करेंगे, सराय नाहर राय और दमदमा महदहा, तीनों के बारे में बात करेंगे। और उससे संबंधित मिर्जापुर जिले में भी जो स्थल मिले हुए हैं 3 महाराणा पहाड़, इन सब के बारे में भी हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कस होगा दोस्तों कि मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में उत्तर प्रदेश से संबंधित साक्ष्य कहां से मिले हैं दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप उत्साह के साथ लगे रहे।